सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मेन ग्रियर। पुराने ज़माने के समाजों में बच्चे के जन्म को संभालने के तरीके बहुत अलग-अलग होते हैं और ये इसलिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इन्हें रीति रिवाज और समाज के ज़्यादातर लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इससे माँ को नए तरीके सोचने की मानसिक परेशानी नहीं होती। हालांकि बच्चे के जन्म से जुड़े खतरों की यादें और चिंता समाज में बनी रहती हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले रिवाज जो कई नियम और पाबंदियां लगाते हैं, उस चिंता को संभालने में मदद करते हैं। अगर एक महिला इन पाबंदियों को मानती है और रिवाजों को पूरा करती हैं, तो वह अनिश्चितताओं को नियंत्रित करने में खुद को शामिल महसूस करती हैं। इन रिवाजों में अक्सर उसके पति, परिवार और समुदाय का सहयोग भी शामिल होता है, जिससे उसे और भरोसा मिलता है। इनमें से कुछ रिवाज व्यवहारिक हो सकते हैं और कुछ अंधविश्वास पर आधारित। लेकिन ये सब मिलकर महिला को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह अपनी गर्भावस्था को संभाल रही है, न कि गर्भावस्था उसे। आज के आधुनिक समय में भी इन पारंपरिक तरीकों के निशान मौजूद हैं, जैसे कि गर्भावस्था से जुड़े पुराने किस्से। उदाहरण के लिए, एक ग्रेजुएट महिला अपनी गर्भावस्था को बड़े ध्यान से संभाल रही थी, जैसे वह कोई पढ़ाई का प्रोजेक्ट कर रही हो। वह हर दिन नियमित रूप से प्रीनेटल एक्सरसाइज करती थी और यह भी मानती थी कि बच्चे के लिए कोई भी सामान पहले से खरीदना अशुभ होता है। इसका नतीजा यह हुआ कि उसका बच्चा बिना पालने और नैपकिन के पैदा हुआ। हालांकि उसने नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी अच्छे से की थी, फिर भी अस्पताल ने उसकी लेबर को गंभीरता से नहीं लिया जब तक कि बच्चे का सिर नहीं दिखा। इसके अलावा अस्पताल में स्तनपान में कोई मदद नहीं मिली, जिससे परेशान होकर वह और उसका बच्चा सिर्फ 2 दिन में अस्पताल से घर आ गए। यह जन्म असल में लोगों की मौजूदगी के बिना ही था। गैर तकनीकी समाजों में कुछ मामलों को छोड़कर बच्चे के जन्म में लोग हमेशा मौजूद होते हैं। जाहिर है कि पारंपरिक तरीकों से बच्चा पैदा करने में माँ और बच्चे की मृत्यु ज़्यादा होती है, लेकिन मौत से बचने की चिंता में हम उस अनुभव का महत्व खो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी बच जाती है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि हर बच्चे और माँ की मौत को रोकना चाहिए। आधुनिक अस्पताल की देखभाल ने पिछले 50 सालों में माँ और बच्चे की मौत को काफ़ी कम किया है। लेकिन यह सवाल गलत नहीं है कि क्या हमें किसी भी कीमत पर बच्चों की मौत को कम करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने और अपने मूल्यों के अनुसार फैसले लेने की आज़ादी छोड़नी पड़ सकती है। कई समाजों में महिलाएं शादी के बाद अपनी मां के घर से निकलकर अपनी सास और पति के भाइयों की पत्नियों के साथ रहती हैं। समाज शास्त्र में यह माना जाता है कि ऐसी महिलाएं तब तक पूरी तरह से परिवार की सदस्य नहीं मानी जाती जब तक कि उनके बच्चे ना हो जाएं। इन समाजों में जहां शादियां आमतौर पर अरेंज मैरिज होती है, यह समझ में आता है कि दुल्हन भी एक ऐसे बच्चे की चाहत रखती है जो उसके साथ वैसा ही नज़दीकी वाला रिश्ता रखे जैसा उसका अपनी माँ के साथ है। पश्चिमी नज़रिए से ये तरीके पुराने, कठोर और गलत माने जाते हैं। उनका मानना है कि पति-पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध उथला और शोषणकारी होता है और जितनी भी सास होती हैं, वो अन्यायपूर्ण और बदले लेने वाली होती हैं। उन नारीवादियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो दूसरों से सीखना चाहती हैं, यह है कि महिला प्रधान समाजों की महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने पर चुप्पी साध लेती हैं, खासकर तब जब वहां वे भाषा नहीं बोल पाती। सूडान की महिला अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना छोड़ दिया। भले ही वे यात्राएं रोमांचक थी, क्योंकि वे अपनी जिंदगी के बारे में सुन सुनकर थक गई थीं, बजाय इसके कि उनसे उनकी राय पूछी जाए। पश्चिमी देशों में हमें यह अजीब लगेगा कि एक महिला का नाम खो जाए और उसे पहले बच्चे की मां के नाम से बुलाया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं मानते कि शादी के बाद महिला का सरनेम बदलकर पति का सरनेम हो जाए। कई पारंपरिक समाजों में माँ और बच्चे का रिश्ता पति और पत्नी के रिश्ते से ज्यादा अहम माना जाता है। कुछ समाजों में बच्चे का बाकी परिवार से रिश्ता माता पिता के रिश्ते जितना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन समाजों में कुछ रिवाज बच्चे का विस्तारित परिवार से रिश्ता मजबूत करने पर जोर देते हैं, जैसे चाचा चाची और मामा मामी को बच्चे से ज्यादा नजदीक आने दिया जाता है बजाय माता पिता के। अफ्रीका और भारत के कई पारंपरिक समाजों में माता पिता के बीच शारीरिक नजदीकी पर रोक लगाकर या अलगाव द्वारा न्यूक्लियर परिवार को कमजोर किया जाता है, ताकि विस्तारित परिवार को मजबूत बनाया जा सके। इस तरह बच्चे माता पिता की इच्छा पर नहीं बल्कि पूरे परिवार या समूह के प्रभाव से पैदा होते हैं।
जो महिला अपने समुदाय की उम्मीदों को पूरा करते हुए बच्चे को जन्म देती है, उसका खास तरीकों से सम्मान किया जाता है। एक युवा सिलेटी महिला ने अपना अनुभव साझा किया। अगर एक लड़की खुशकिस्मत हो और उसके माता-पिता जिंदा हों, तो वह अपनी माँ के घर जाती है। जब उसकी प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ महीने और बच्चे के जन्म के पहले 3 महीने होते हैं, वहाँ उसे बहुत प्यार और देखभाल मिलती है। उससे पूछा जाता है, तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हें क्या चाहिए? उसकी हर वक्त देखभाल की जाती है। प्रेगनेंसी को एक उत्सव के रूप में देखा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा परिवार जश्न मनाता है। नामकरण समारोह एक खास इवेंट होता है। यह तब होता है जब बच्चा 7 दिन का होता है। बच्चे के लिए नया कपड़ा और माँ के लिए नई साड़ी खरीदी जाती है। देर रात तक दावत और गाना बजाना चलता है। महिलाएं और लड़कियां गाने गाने के लिए इकट्ठा होती हैं। वे हल्दी और लहसुन की माला पहनती हैं ताकि बुरी आत्माएं दूर रहें। यही समय होता है जब बच्चे का नाम रखा जाता है। यह समारोह चाहे बच्चा हो या लड़की, दोनों के लिए होता है। हालांकि लड़का पसंद किया जाता है, लेकिन लड़की के जन्म को भी परिवार की महिलाएं उतनी ही खुशी से मनाती हैं। हम सब एक साथ पान खाते हुए गाते हैं। कुछ युवा अविवाहित लड़कियां होती हैं और कुछ बड़ी महिलाएं होती हैं। वहाँ बहुत सारे मजाक और हंसी मजाक होते हैं। यह मजेदार लगता है जब लोग पान खाते हुए गाते हैं। पुरुष ज्यादा हिस्सा नहीं लेते। वे शायद बच्चे को देखने आते हैं, लेकिन रात में गाना और इकट्ठा होना सब महिलाओं की गतिविधियां होती हैं। गाने सरल होते हैं, शायद ही कभी लिखे जाते हैं और बंगाल की महिलाओं की जिंदगी के बारे में होते हैं। इस मामले में जैसे कई और मामले में प्रेगनेंसी का एक इनाम ये है कि महिला अपनी माँ और बहनों से मिलने जा सकती हैं। इस विवरण में जो गर्माहट और यादें हैं, वो शायद इंग्लैंड में इस युवा महिला के अनुभव के कारण हैं। अमृत विल्सन की किताब में एक और एशियाई महिला ने बांग्लादेश में बच्चे पालने का इसी तरह का सुखद अनुभव साझा किया। बांग्लादेश में 5 या 6 साल से छोटे बच्चों की देखभाल पूरा परिवार करता है। संयुक्त परिवार के सभी बच्चे की एक साथ देखभाल की जाती है। एक बहू उन्हें तालाब में नहलाने के लिए ले जा सकती हैं और सभी को नहला सकती हैं। फिर वे सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। सबसे छोटी बहू ने खाना बनाया हो सकता है और एक और महिला उन्हें खाना खिलाती हैं। जब खेलने की बात आती है, तो बच्चे बाहर प्राकृतिक चीजों के साथ खेलते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि एशियाई बच्चे खिलौने से नहीं खेलते, लेकिन बांग्लादेश में उन्हें खिलौनों की जरूरत नहीं होती। वे अपनी खुद की सरल खेल की चीजें बनाते हैं। दोपहर में उन्हें रूप थोका परियों की कहानियां सुनना पसंद होता है। शायद उनकी कोई पसंदीदा चाची उन्हें यह कहानियां सुनाती है। रात में जब उन्हें नींद आती है, तो वे हमेशा अपनी माँ के पास जाते हैं और उनकी गोद में सो जाते हैं। अन्य महिलाएं भी बहुत मदद करती हैं और बच्चों के साथ उनके इतने मजबूत संबंध होते हैं कि उन्हें अक्सर बड़ी माँ या छोटी माँ कहा जाता है। तकनीकी बदलाव हमेशा सामाजिक समस्याएं लाता है और आधुनिकीकरण का एक सबसे बड़ी समस्या पारंपरिक समाजों पर पश्चिमी चिकित्सा का प्रभाव है। सफेद कोट वाले डॉक्टरों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है और उनकी चमत्कारी चिकित्सा उपकरणों जैसे हाइपोडर्मिक सुइयों का उपयोग बहुत सम्मानित माना जाता है। उच्च उम्मीदों को पूरा करने का दबाव आक्रामक और नाटकीय प्रक्रियाओं की ओर ले जाता है, भले ही मरीजों की सेहत इसे सहन करने के लिए बहुत कमजोर हो। ग्रामीण समुदायों में एलोपैथिक डॉक्टर महंगी दवाइयों, उन्नत उपकरणों और बहुत सारी बिजली पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। विदेशी सहायता द्वारा बनाए गए अस्पतालों में ये अस्पताल अक्सर अपनी ताकत का दिखावा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी परिणाम होते हैं। शीला किर्जिंगर ने दक्षिण अफ्रीका में एक बड़े आधुनिक अस्पताल का दौरा किया और देखा। प्रसूति वार्ड दर्द में कराहती और संघर्ष करती महिलाओं से भरा हुआ था, जिनमें से अधिकांश अकेले प्रसव में थीं। ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स और पंप का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा था। यहाँ पुरानी अफ्रीकी प्रथाएं पश्चिम की नई तकनीक से मिल रही थी। फर्श पर बलिदान की तरह खून जमा हुआ था और बंटू नर्सें इसे प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक मानकर छोड़ने के लिए ठीक थीं, जबकि वे आधुनिक चिकित्सा उपकरणों पर ध्यान दे रही थीं और प्रसव में महिलाओं को नजरअंदाज कर रही थी। यह करना आसान था क्योंकि वे एक ही भाषा नहीं बोलती थीं। यहाँ का जन्म प्रक्रिया सामान्य से बहुत दूर था, जैसा कि शहरी झुग्गियों में काले मरीजों के लिए अमेरिकी अस्पतालों में होता है। बिना किसी भावनाओं के फैक्ट्री जैसी प्रसूति जिसमें तकनीकी नवाचार और मशीनरी शामिल होती हैं। अगर हम बच्चे के जन्म को एक खास और अच्छा अनुभव से बदलकर एक बुरा अनुभव बना दें, तो यह फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा जीवित रहता है। महिलाएं लंबे समय तक ऐसे बुरे अनुभव को सहन नहीं करेंगी, खासकर अगर घर में कोई बच्चा स्वागत करने वाला, माँ की तारीफ करने वाला और बच्चे को पालने में मदद करने वाला ना हो। असल में गांव के लोग हमारी तकनीक और तरीकों के बारे में हमसे ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने हमारी तकनीक का ज्यादा अच्छे से विरोध किया है।
जितना हम सोचते हैं, वे जानते हैं कि पारंपरिक जन्म में मौत हो सकती है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि मौत से बुरी चीजें होती हैं। हमारी तकनीक को हर घर तक पहुंचने से रोकने वाली सिर्फ गरीबी है। पश्चिमी तकनीक का दबदबा पूरा है। कुछ महिलाएं जो चेतावनी देती हैं, उनकी आवाजें हमारी मशीनों की आवाज में दब जाती हैं, और शायद यह अच्छा है। अगर हम बच्चे के जन्म से सारा सम्मान और गर्व छीन लेते हैं, तो जनसंख्या खुद ही संभल जाएगी।